आज हम धरती के इतिहास के एक सबसे प्रसिद्ध घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। हमारे एलियन वैज्ञानिकों ने धरती की 4.2 बिलियन साल की यात्रा की। उन्होंने देखा कि धरती कैसे बनी। एक गर्म, पिघला हुआ, घूमता हुआ गोला, उसका ठंडा होना, पहले जीवों का उभरना और महान ऑक्सीकरण घटना जिसने धरती को उसकी आधुनिक वायुमंडल दी। उन्होंने कैम्ब्रियन काल में प्रजातियों की विविधता के विस्फोट को देखा और देवोनियन काल में लगभग 350 मिलियन साल पहले की यात्रा की। आज हमारे एलियन वैज्ञानिक फिर से धरती की यात्रा करते हैं, 84 मिलियन साल बाद, इस समय की धरती को देखने के लिए। पिछली बार जब वे धरती पर आए थे, उन्होंने हरे भरे जंगलों और जानवरों की विविधता देखी थी, जैसे कि सेराटोसॉरस, बारोसॉरस और यूराप्टर। लेकिन इस बार जब वे वापस आते हैं तो उन्हें एक आग के गोले से ढकी धरती मिलती है, एक ऐसी दुनिया जो कल की तरह नहीं दिखती। वे सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने इस तरह की तबाही मचा दी। धरती पर सब कुछ जल रहा है, सुनामी 1 किलोमीटर ऊंची है और चारों तरफ मौत का मंजर है। यह नया यथार्थ अगले कुछ दशकों तक धरती को घेर लेगा। आइए जानें कि हमारे मानव वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है। 1980 के दशक में 2 मानव वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में एक रासायनिक तत्व इरिडियम पाया, ठीक उस समय जब डायनासोर विलुप्त हो गए थे, जिसे क्रेटेशियस पैलियोजीन या केपीजी सीमा कहा जाता है। न सिर्फ यह, बल्कि यह खास इरिडियम रिंग दुनिया भर में केपीजी सीमा पर पाई गई। यह दिखाता है कि कुछ ने बड़ी मात्रा में इरिडियम को धरती की परत में जमा किया जब डायनासोर विलुप्त हो गए थे। खास बात यह है कि धरती पर इरिडियम मिलना बहुत मुश्किल है और केपीजी सीमा पर पाए गए इन चट्टानों में सामान्य से 200 गुना ज्यादा इरिडियम मिला। क्या आप जानते हैं कि इरिडियम कहाँ बहुतायत में मिलता है? एस्टेरॉयड्स में। अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो इससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बनना चाहिए था, जो ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। कुछ साल बाद मानव वैज्ञानिकों ने यह भी खोज निकाला, जिसे आज चिकसुलब क्रेटर के नाम से जाना जाता है। यह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर स्थित है और इसका व्यास 200 किमी है। परीक्षणों से पुष्टि हुई कि यह क्रेटर लगभग 66 मिलियन साल पुराना है, जो इरिडियम की केपीजी सीमा और डायनासोरों के विलुप्त होने के समय से मेल खाता है। एक और महत्वपूर्ण सबूत जो एस्टेरॉयड सिद्धांत का समर्थन करता है, वह है टेकेटाइट्स। इनकी बहुतायत में खोज कई जगहों पर हुई है, जिनमें से एक सबसे अद्भुत खोज उत्तर डकोटा, अमेरिका में हुई। शोधकर्ताओं ने एक जीवाश्मित सामूहिक कब्रगाह पाई, जिसमें मछलियां, जले हुए पेड़ के तने, शंकुधारी शाखाएं, स्तनधारी, मोसासौर की हड्डियां, कीड़े और एक ट्राइसेराटॉप्स का आंशिक शव सभी एक साथ समय में जमे हुए पाए गए, केपीज सीमा के साथ। वैज्ञानिकों ने कभी भी इस तरह की विविध जीवों का संग्रह नहीं देखा था जो एक ही समय में मरे हों, और इन सभी जीवाश्मों के बीच में असंख्य टेकेटाइट्स और माइक्रोटेकेटाइट्स पाए गए। प्रमुख सिद्धांत यह है कि ये वास्तव में पिघले हुए पृथ्वी की परत के टुकड़े हैं, जो प्रभाव के समय आकाश में उछले थे। उच्च वातावरण में ये प्राकृतिक कांच में बदल गए और फिर कांच की बारिश के रूप में धरती पर 160-300 किमी प्रति घंटे की गति से गिरे। और याद रखें, उत्तर डकोटा प्रभाव स्थल से 3000 किमी दूर है। तो चलिए इन सबूतों को इकट्ठा करते हैं और हमारे एलियन यात्रियों के लिए एक चित्र बनाते हैं कि धरती पर क्या हुआ हो सकता है जब वे गैस भर रहे थे। जैसे ही हमारे बाह्य स्थलीय अन्वेषक धरती की ओर पीठ करते हैं, वे देख सकते थे कि एक एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है, अंतरिक्ष की काली पृष्ठभूमि में, और बड़ा और चमकीला होता जा रहा है। लगभग 10-15 किमी चौड़ा और 72,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हुआ यह एस्टेरॉयड आधुनिक मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के किनारे से टकराता है। यह एक साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यह अरबों परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर है। ये एक भूकंप था जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। यहां तक कि आधुनिक इंडोनेशिया में जानवरों ने भी इसे महसूस किया होगा। प्रभाव स्थल पर थर्मल विकिरण 1500 किमी की त्रिज्या में सब कुछ जला देता है।
एस्टेरॉयड के संपर्क की ताकत से पृथ्वी की परत पिघल जाती है और पानी की तरह उछल जाती है, जैसे किसी कंकड़ को पानी में गिराने पर। इसके बाद 25 किमी गहरा और 100 किमी चौड़ा एक विशाल गड्ढा बनता है। यह विशाल ज्वार तरंगों की श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देता है। सैकड़ों मीटर ऊंची तरंगें उठती हैं, क्योंकि महासागर को भारी ताकत से पीछे धकेला जाता है। इस बीच ट्रिलियन मीट्रिक टन मलबा एस्टेरॉयड के भार से लगभग 60 गुना अधिक वातावरण में फट जाता है। इस मलबे के कुछ हिस्से पिघले हुए पृथ्वी की परत होते हैं, जो उच्च वातावरण में टेकेटाइट्स में बदल जाते हैं, और अंततः जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना ही पड़ता है। प्रारंभिक प्रभाव के बाद लगभग 15 मिनट तक धरती आग की बारिश के भयंकर तूफान से ढकी रहती है। गिरता हुआ मलबा धरती के वातावरण से गुजरते समय सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। इससे दुनिया में आग लग जाती है। 70% जंगल जलकर खाक हो जाते हैं। वाष्पित सामग्री जो मलबे के रूप में नहीं गिरती, जैसे कि चट्टानों से सिलिकेट धूल, वातावरण में निलंबित रहती है। साथ ही जंगल की आग से उठने वाली अत्यधिक मात्रा में कालिक और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगर आप सोच रहे हैं कि आधुनिक इंडोनेशिया में हमारे डायनासोर दोस्तों के लिए राहत है, तो नहीं। ज्यादातर मामलों में असल प्रभाव से सबसे ज्यादा तबाही नहीं होती है। असली तबाही इसके बाद होती है। वातावरण में गैसों और कणों के मलबे का निर्माण सूरज को अवरुद्ध कर देता है। धरती को कम से कम 15 वर्षों के लिए एक प्रभावी सर्दी में डाल देता है। बिना सूरज के पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं और स्थलीय और समुद्री खाद्य श्रृंखलाएं ढह जाती हैं। धरती अपनी पूर्व महिमा की पूरी तरह से एक प्रलयकारी संस्करण बन जाती है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे एलियन यात्रियों को अपने जीपीएस की जांच करनी पड़ी। इसका जानवरों पर प्रभाव विनाशकारी होता। 75% सभी प्रजातियां हमेशा के लिए मिट जाती हैं, जिससे यह धरती के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति घटनाओं में से एक बन जाती है, जो केवल पर्मियन विलुप्ति से कम है, जिसे हमने भाग 2 में कवर किया था। आज धरती पर मौजूद सभी जानवर इस प्रलय के बचे हुए जीवों के वंशज हैं। सभी इतने भाग्यशाली नहीं थे। एक प्रलय में बड़ा होना एक नुकसान है। आपको बहुत सारा खाना, बहुत जगह और बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। सभी स्थलीय और समुद्री डायनासोरों ने बहुत कष्ट सहे और अंततः विलुप्त हो गए। एक छोटे से हिस्से के एवियन डायनासोरों को बेहतर भाग्य मिला और वे पैलियोजीन काल में जीवित रहने में सफल रहे। वे आज भी धरती पर घूम रहे हैं, अपने सीधे वंशजों के रूप में, पक्षियों के रूप में। जब हम पक्षियों के बारे में सोचते हैं तो हम चोंच के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्रीटेशियस युग में पक्षी विभिन्न अद्भुत रूपों में आते थे जो हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखे। कुछ के पास चोंच थी, कुछ के पास नहीं, कुछ के पास दांत थे, कुछ के पास नहीं। जबकि यह मूर्खता होगी कि एकल विशेषता को पूरे परिवार की जीवित रहने के लिए श्रेय देना। यह निश्चित रूप से लगता है कि यदि आप 66 मिलियन साल पहले एक पक्षी थे तो चोंच होना आपके पक्ष में होता। हमें लगता है कि चोंच वाले पक्षियों को एक फायदा था, क्योंकि वे जब कोई अन्य भोजन स्रोत उपलब्ध नहीं था तब भी जमीन से बीज निकाल सकते थे। क्रीटेशियस के अंत तक चोंच वाले पक्षी पहले से ही अपने बिना चोंच वाले चचेरे भाइयों की तुलना में अधिक विविध आहार खा रहे थे। यह तब एक बड़ा फायदा था जब राशन दुर्लभ था। आखिरकार प्रलय में एक चुस्त खाने वाला होना वास्तव में अच्छा विचार नहीं है। कड़े फलों और बीजों को कुचलने के लिए गिजार्ड में पर्याप्त ताकत होना और बड़े क्षेत्रों में भोजन इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त उड़ान सहन शक्ति भी जीवित रहने में मदद करता है। कुछ स्तनधारी प्रजातियां भी जीवित रहने में सफल रहीं। ऐसा माना जाता है कि केवल 10 सेमी से छोटे स्तनधारी ही जीवित रह पाए, क्योंकि वे भूमिगत छिप सकते थे, जहां वे कम ग्लोबल तापमान से कुछ हद तक सुरक्षित थे। छोटा होने का मतलब था कि उन्हें जीवित रहने के लिए कम भोजन की आवश्यकता होती है। प्लेटिपस एक उदाहरण है कि एक स्तनधारी जिसने डायनासोरों के साथ सह अस्तित्व में था, केपीजी विलुप्ति से बच गया और आज भी मौजूद है। कछुए भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से बचे। हालांकि यह समझा नहीं जा सका कि क्यों। जात कछुओं की प्रजातियों में से लगभग 80% ने केपीजी विलुप्ति को पार कर लिया, जैसे कि मगरमच्छ।
जबकि हम 100% सुनिश्चित नहीं हो सकते कि क्यों। कुछ विचार हैं कि मगरमच्छ चोंच वाले पक्षियों की तरह अत्यधिक विविध आहार रखते हैं और वे अपने उत्कृष्ट ऊर्जा संरक्षण क्षमताओं के कारण 1 साल से अधिक समय तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। प्रलय के बाद पुण्य जनसंख्या बहुत तेजी से होती दिखती है। अगर हमारे एलियन वैज्ञानिक धरती के ऊपर से सिर्फ 30,000 साल बाद उड़ते तो वे पहले से ही कुछ हिस्सों में नई फलती फूलती पारिस्थितिक तंत्र को राख से उठते हुए देख सकते थे। शायद यह अच्छा ही हुआ कि हमारी एलियन टीम हीलियम-3 की कमी के कारण प्रलय को सीधे नहीं देख पाई। हमारे घटनाओं के संस्करण की पुनरावृत्ति करते हुए हमारे एलियन दोस्त आश्वस्त नहीं हैं कि यह पूरी कहानी है। वे अच्छे वैज्ञानिक और बेहतर संदेहवादी हैं। सिर्फ इसलिए कि सबूत एक चित्र बनाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह दूसरा चित्र नहीं बना सकता। वास्तव में यही वह समस्या है जिसका सामना हम होमो सेपियंस अब कर रहे हैं। जबकि कई मानव वैज्ञानिक एस्टेरॉयड सिद्धांत पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, अन्य अलग सोचते हैं। आइए टेप को फिर से चलाएं और सबूतों को फिर से जांचें। इस पूरे एस्टेरॉयड मामले की शुरुआत करने वाला प्रारंभिक सुराग, वह परेशान करने वाला तत्व इरिडियम है। जबकि यह एस्टेरॉयड में मौजूद है, यह एक और महत्वपूर्ण स्थान पर भी मौजूद है, पृथ्वी के कोर में। यह एक और लोकप्रिय सिद्धांत को वजन देता है कि अत्यधिक शक्तिशाली ज्वालामुखीय विस्फोट इसके पीछे का कारण हो सकते हैं। इस परिदृश्य में दुनिया अभी भी धुएं, कालिख और मलबे की एक चादर से ढकी होती, टेकेटाइट्स बरसते और सूरज सालों तक अवरुद्ध रहता, जिससे एक बहुत लंबी सर्दी और कुल पारिस्थितिक तंत्र का पतन होता, और हमारा इरिडियम अभी भी भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में मिल जाता। प्रभाव बड़े पैमाने पर समान होते हैं, एकमात्र अंतर मूल कारण है। तो क्या एस्टेरॉयड या ज्वालामुखी दोषी हैं? देर क्रिटेशियस के दौरान बड़े पैमाने पर ज्वालामुखीय गतिविधि दिखाने वाले सबूत हैं, प्रस्तावित एस्टेरॉयड के टकराने से पहले। शोधकर्ताओं का कहना है कि बाढ़ बेसाल्ट की उपस्थिति 5 में से 3 सामूहिक विलुप्तियों के साथ मेल खाती है, जिसमें डायनासोरों को मारने वाली भी शामिल है। बाढ़ बेसाल्ट तब बनते हैं जब विशाल क्षेत्र तेजी से लावा से भर जाते हैं। ये सीढ़ी के आकार की आग्नेय चट्टान की संरचनाएं बनाते हैं, जिन्हें ट्रैप्स कहा जाता है। हमारे एलियन दोस्तों ने पिछले वीडियो में जो महान पर्मियन विलुप्ति देखी थी, वह ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण हुई थी, जो बाद में साइबेरियन ट्रैप बनाते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों के साथ भी यही हुआ, और इसके निशान पश्चिम भारत के आधुनिक डेक्कन ट्रैप्स में पाए जाते हैं। डेटा दिखाता है कि डायनासोर विलुप्ति के समय यह क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय था। एक हिंसक विस्फोट के वैश्विक प्रभाव हो सकते थे, जिससे वायुमंडल में धूल, जहरीले सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती, जिससे एस्टेरॉयड सिद्धांत के समान एक विध्वंसकारी स्थिति पैदा होती। वास्तव में सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ने दिखाया है कि बाढ़ बेसाल्ट घटनाओं और सामूहिक विलुप्तियों के बीच अविश्वसनीय रूप से मजबूत संबंध है, जो शुद्ध संयोग से कहीं अधिक है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसे या तो स्थिति नहीं मानते। एक बढ़ता हुआ शोध यह समझने की कोशिश कर रहा है कि यह घटनाएं एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। सुझाव देते हैं कि एस्टेरॉयड के प्रभाव और उसके बाद के भूकंपों ने जारी ज्वालामुखीय गतिविधि को और भी बढ़ा दिया, इसे घातक सीमा से पार कर सामूहिक विलुप्ति क्षेत्र में ले गए। लेकिन हर घटना ने किस हद तक भूमिका निभाई, यह अभी भी बहस का विषय है। मुझे उम्मीद है कि संभावित सिद्धांतों की यह खोज हमारे एलियन वैज्ञानिकों को संतुष्ट करेगी। अब तक उन्होंने धरती को कई रूपों में देखा है और जानते हैं कि अगर एक चीज पर वे भरोसा कर सकते हैं तो वह है परिवर्तनशीलता। धरती हमेशा आग के बारिश और अनंत सर्दी का गोला नहीं रहेगी। यह सिर्फ समय की बात है जब जीवन फिर से पनपेगा। कौन जानता है कि वे अपनी अगली यात्रा में क्या देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको धरती के ग्रह विकास के इस तीसरे अध्याय का आनंद आया होगा। क्या आप भविष्य के एपिसोड में धरती के इतिहास के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं? अगर आपको मौका मिले तो आप धरती के इतिहास के कौन से हिस्से को देखना चाहेंगे? कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं। किसी चीज की जड़ को खोजना मुश्किल हो सकता है,
चाहे वह धरती का इतिहास हो या हमारे अपने जीवन में ऐसे व्यवहार और भावनाएं जो हमें नीचे खींच रही हों। क्या आपने कभी सोचा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रोमांचक सफर पर। धन्यवाद।